गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में हम 5th चैप्टर की बात करेंगे और हमारा 5th चैप्टर है अधिकार। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये कथन किसने कहा है? ये डेफिनेशन पूछी गई है कि अधिकार की ये डेफिनेशन किसने दी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन के मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। अधिकार एक मांग है जिसे इंसान ने मांग की कि हमें अधिकार चाहिए। समाज ने उनको स्वीकार कर लिया और राज्य ने उनको लागू कर दिया। अब अधिकार एकदम से तो दिए नहीं जाते, अधिकार की मानव के द्वारा मांग की जाती है और जब समाज उसको स्वीकार कर लेता है और राज्य लागू कर देता है तो अधिकार के रूप में हमें मिल जाते हैं। ये डेफिनेशन दी है बोसांके ने। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना पूरा विकास नहीं कर सकता। अब अधिकार हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इनके बिना हम अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते और ये डेफिनेशन दी है लास्के ने। नेक्स्ट हम अधिकारों की विशेषताओं की बात करें। अधिकारों की क्या विशेषता है? जितनी भी दे रखी है नीचे, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से 3 तो विशेषताएं हैं लेकिन एक विशेषता नहीं है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। अधिकार व्यक्ति की समाज से मांग है। बिल्कुल, व्यक्ति ने अधिकारों को समाज से मांगा है, अभी हमने बात की थी डेफिनेशन में भी। सेकंड ऑप्शन है अधिकार सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक यानी कि सब जगह पर अधिकार होते हैं, किसी देश में कम या किसी देश में ज़्यादा, कुछ फर्क होता है अधिकारों के अंदर लेकिन होते सब जगह पर है। तो ये तो अधिकारों की विशेषता नहीं है क्योंकि अधिकार तो सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकार तर्क संगत, इनको देने का कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है। न्यायोचित होते हैं, अगर अधिकार आपको नहीं दिए जाते, अगर अधिकारों को छीना जाता है तो आप न्याय की मांग कर सकते हैं। और कल्याणकारी हैं ये हमारे लिए। इसके अलावा राज्य द्वारा ये मान्यता प्राप्त भी होते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं अधिकारों की हैं और ये बी ऑप्शन ये अधिकारों की विशेषता नहीं है। हमारा आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिकार और दावों के संबंध में सही कथन कौन सा है, ये पूछा गया है। दावा यानी कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं उसको कहते हैं दावा, और अधिकार हमें पता ही है। अधिकार दावों की प्रकृति में निहित होते हैं, यानी कि जिसको हम अपना हक समझते हैं उसके बाद हम अधिकार की मांग करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रारंभ में अधिकार दावों के रूप में प्रकट होते थे। अब शुरू में जब मनुष्य जंगली जीवन जीता था उसके बाद समाज में आया, एकदम तो उसके पास अधिकार नहीं आ गए। उसने कुछ चीज़ों पर अपना हक जताया और हक के रूप में मांगे अपने अधिकार। तो प्रारंभ में अधिकार दावों के रूप में होते थे, वो अधिकार के रूप में नहीं थे, केवल दावा यानी कि हक के रूप में थे। नेक्स्ट ऑप्शन है जिन दावों को समाज मान्यता दे देता है। अब जिन दावे या हक को हमारा समाज मान्यता दे देगा और राज्य उनको लागू कर देगा वे अधिकार बन जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट की बात करते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार समाज और राज्य के बनने से पहले ही व्यक्तियों को प्रकृति से मिले हुए थे। बिल्कुल मिले हुए थे, क्योंकि समाज में तो हम बाद में रहना शुरू हुए या राज्य या देश तो बाद में बने हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है, जीवन का अधिकार, चाहे उसका जीवन छोटा है या फिर उसकी लंबी जिंदगी है। स्वतंत्रता, जाति धर्म वंश कोई भी बंधन नहीं होता जब मनुष्य पैदा होता है। संपत्ति का अधिकार, इन सब अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना गया है और ये समाज और राज्य बनने से पहले ही व्यक्तियों को मिले हुए थे। ये डेफिनेशन दी है जॉन लॉक ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी हमने बात की कि शुरू में तो प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ 17वीं और 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जॉन लॉक ने निम्न में से किसे प्राकृतिक अधिकार माना। अभी जॉन लॉक की डेफिनेशन में भी हमने बात की कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार
और संपत्ति का अधिकार, जॉन लॉक ने इन तीनों को ही प्राकृतिक अधिकार माना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। वे अधिकार जो व्यक्तियों को अपने स्वभाव और प्रकृति से जन्म से ही मिले हुए होते हैं, इन अधिकारों को हम क्या कहेंगे? अब जॉन लॉक की जहां हमने बात की कि इन्होंने प्राकृतिक अधिकार माने हैं, और यहाँ पर बात की गई है कि जो व्यक्ति को अपने स्वभाव और प्रकृति से मिले हुए हैं, जन्म से ही मिले हुए हैं, तो ऐसे अधिकार तो कहे जाएंगे प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिन सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओं आदि को राज्य ने कानूनी मान्यता देकर अधिकार घोषित कर दिया, वे अधिकार फिर क्या कहलाएंगे? अब समाज ने मान्यता दे दी और बाद में कानून की शक्ति उसके पीछे हो गई कि अगर इन अधिकारों का पालन नहीं किया जाएगा, अधिकार किसी के द्वारा छीने जाएंगे, तो कानून उनकी रक्षा करेगा, और ऐसे अधिकार कहे जाएंगे फिर कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अधिकार एक देश के नागरिकों को अपने देश के साधारण कानूनों से ना मिलकर राज्य के संविधान द्वारा दिए जाए, संविधान द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उनको कहा जाता है मौलिक अधिकार। जैसे हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए, और हमारे संविधान में हमारे लिए 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और ये हम अपने मौलिक अधिकारों में अच्छे से जान भी चुके हैं। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश में दिए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। अमेरिका में भी मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि अमेरिका से ही नकल करके हमारे देश में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था। इसके अलावा फ्रांस में भी मौलिक अधिकार हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। मौलिक अधिकार की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। अब हमें ये देखना है कि मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 मौलिक अधिकारों की विशेषताएं होंगी और 1 विशेषता नहीं होगी, तो हमें ये देखना है। देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा दिए जाए उन्हीं को तो हम कहते हैं मौलिक अधिकार। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर अधिकारों को कोई छीनता है तो हम न्याय की मांग के लिए न्यायपालिका में जा सकते हैं, ये बात भी सही है। मौलिक अधिकारों को राज्य छीन सकता है? नहीं, राज्य नहीं छीन सकता, राज्य तो मौलिक अधिकार देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विकास और सभ्य जीवन के लिए जरूरी है। ये तो है ही बहुत ज़्यादा जरूरी। तो ये 3 तो मौलिक अधिकारों की विशेषता है, जबकि हमारा सी ऑप्शन ये मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। अब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने दिए गए? देखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे मौलिक अधिकार थे 7। अब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान में 44वां संशोधन किया, और 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। इस संशोधन में एक अधिकार को हटा दिया गया, और जो अधिकार हटाया ये था संपत्ति का अधिकार। तो 7 में से अब हमारे पास मौलिक अधिकार हैं 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं अगर पूछा जाता कि जब संविधान लागू हुआ तब कितने मौलिक अधिकार थे, हमारा आंसर होता 7। अगर क्वेश्चन हो कि किस संविधान संशोधन द्वारा 7वें अधिकार को हटाया गया या संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, हमें हर तरीके से पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है। अब हमारे पास जो 6 अधिकार हैं, उन 6 अधिकारों का हमें पता है, तो यहाँ पर हमें ये निकालना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन, समानता का अधिकार, बिल्कुल ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, अभी हमने बात की, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार हमारे पास अब भी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, वो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार वर्णित है, यानी कि किन अनुच्छेदों में, किन आर्टिकल में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। सबसे पहली बात तो ये
कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और ये भाग 3 जो है इसमें अनुच्छेद की यहाँ हम बात करेंगे कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक उसका वर्णन किया गया है। तो ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में। वहीं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, इसका वर्णन किया गया है समानता के अधिकार के बाद, यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। वहीं हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारा मौलिक अधिकारों से ही रिलेटेड है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों के अंदर ही तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। तो ये हमारा आंसर होगा। वहीं हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 यहाँ पर वर्णन किया गया है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, और अनुच्छेद 29 और 30 इसमें बताया गया है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को। तो ये हम 5 मौलिक अधिकारों की बात कर चुके हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लास्ट हमारा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। अगर ऊपर जो हम 5 अधिकारों की बात की, मौलिक अधिकार अगर ये नहीं मिलते हैं तो हम न्यायालय की मांग कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और ये अधिकार जो हमारा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसके बिना ऊपर के 5 अधिकार व्यर्थ है, और इसका वर्णन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक या सामाजिक अधिकार निम्न में से नहीं है। अब कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? किसी देश का नागरिक होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं नागरिक अधिकार। जीवन का अधिकार, इस अधिकार के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये तो प्राकृतिक अधिकार है जो मनुष्य को शुरू से ही मिला हुआ है, किसी देश का नागरिक होने के नाते नहीं मिला है। चुनाव लड़ने का अधिकार, जिस देश के हम नागरिक होते हैं वही हम चुनाव लड़ सकते हैं। विचार और भाषण अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो विचार और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारा नागरिक अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा पाने का, अपनी संस्कृति का, ये अधिकार भी हमारा एक नागरिक होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते, उस समाज का नागरिक होने के नाते ही मिलते हैं। तो ये 3 तो हमारे नागरिक या सामाजिक अधिकार हैं, लेकिन ये हमारा सामाजिक अधिकार नहीं है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। शिक्षा का अधिकार पहले मौलिक अधिकार नहीं था, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आता था। तो इसको मौलिक अधिकार बनाया गया 86वां संविधान संशोधन करके, यानी कि हमारे संविधान में एक बदलाव लाया गया, और जो बदलाव था 86वां संशोधन जिसको हम कहेंगे, और ये हुआ था 2002 में। और इसमें क्या किया कि अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जा सकती है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई थी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A के अंदर। ये 21A कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संशोधन करके इसको जोड़ा गया था, जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्थिक अधिकार निम्न में से नहीं है। आर्थिक अधिकार यानी कि काम करें, पैसा कमाने का अधिकार, तो ये हमारे आर्थिक अधिकार हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। काम का अधिकार आर्थिक अधिकार है। मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार तो नागरिकों को मिलता है। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, जितनी आप मेहनत करते हैं उसके अनुसार आपको वेतन मिलता है, तो ये भी आर्थिक अधिकार है। काम के निश्चित समय का अधिकार,
काम करने के घंटे निश्चित किए गए हैं, जैसे मजदूर कितने घंटे तक मजदूरी करेगा, तो या ऑफिस लगेगा वो कितने समय तक लगेगा, तो काम करने के निश्चित समय को निर्धारित किया गया है। तो ये 3 तो हमारे आर्थिक अधिकार हैं, जबकि बी ऑप्शन जो है ये राजनीतिक अधिकार कहा जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजनीतिक अधिकार में कौन सम्मिलित नहीं होता। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया राजनीतिक अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो प्राकृतिक अधिकार है, जबकि क्वेश्चन में हमें बताना है राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो यही तो राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये हमारा आंसर तो हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है, सरकारी पद भी तो राजनीतिक होते हैं, और सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार ये भी एक राजनीतिक अधिकार है। तो ये 3 ऑप्शन तो राजनीतिक अधिकार में शामिल होंगे, जबकि हमारा ये ऑप्शन राजनीतिक अधिकार में शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही तो निकालना है कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, किसको दिए जाएंगे राजनीतिक अधिकार? विदेशियों को? बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे विदेशियों को, क्योंकि राजनीतिक अधिकार तो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को ही दिए जाते हैं, केवल नागरिकों को दिए जाएंगे। तो राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे केवल नागरिकों को, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी जगह पर सब देशों में मानव के अधिकारों की कुछ घोषणाएं की थी, और ये घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 में, जब डिसाइड ये किया गया था कि कुछ ये बेसिक अधिकार जो है वो हर देश के हर नागरिक को प्राप्त होंगे। इसलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है अधिकारों के महत्व की। तो देखते हैं, अधिकार का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अधिकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। बिल्कुल सही है। यह स्वतंत्रता और समानता का पोषक है। बिल्कुल, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यह लोकतंत्र की सफलता के लिए भी आवश्यक है। तीनों ही बातें सही हैं, अधिकार के महत्व को दिखाती हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक होगा? अधिकार की सुरक्षा कहाँ पर होगी? लोकतंत्र शासन प्रणाली में, क्योंकि जनता की भलाई का जहां पर शासन होगा वहां पर जनता को अधिकार भी दिए जाएंगे। संवैधानिक सुरक्षा, संविधान में जिनका वर्णन किया जाएगा अधिकारों का, तो भी अधिकारों की सुरक्षा होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, अब अधिकार दे दिए जाए और न्यायपालिका हो ही ना या फिर अधीन हो, तो स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करती है। तीनों ही अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कर्तव्यों से संबंधित है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही अपना महत्व है। कर्तव्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द डेप्ट से हुई है? देखिएगा, कर्तव्य को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्यूटी, और ड्यूटी शब्द ये लैटिन भाषा के डेप्ट शब्द से निकला है, और डेप्ट के अर्थ की अगर हम बात करें, इसका अर्थ निकलता है ऋण। कर्तव्य एक ऐसा ऋण है जो हम अधिकारों के बदले चुकाते हैं, ठीक है। वहीं जिन कर्तव्यों को कानून के दबाव से अथवा दंड के भय से लागू किया जाता है उसे क्या कहेंगे? अब कर्तव्य तो वे होते हैं जिनको हम बिना किसी दबाव के लागू करें, लेकिन कानून का दबाव अगर होगा, दंड का भय होगा, तो ऐसे कर्तव्यों को कहा जाएगा कानूनी कर्तव्य। कानून के भय से जिन कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित में जिन कार्यों को व्यक्ति को करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए जिन कामों को करेंगे, वे कर्तव्य फिर कहलाएंगे नैतिक कर्तव्य, क्योंकि यहाँ पर कोई कानून का दबाव नहीं है, तो ऐसे कर्तव्य नैतिक कर्तव्य में शामिल होंगे। वहीं अगर हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, कानूनी कर्तव्यों में कौन सा शामिल है? हमारा कानूनी कर्तव्य है कानून का हम पालन करें, और ये भी कानून ही है कि राज्य ने जो टैक्स देना है हम राज्य का टैक्स दे, राज्य को कर देना, ये भी हमारा कानूनी कर्तव्य है। कानून या विधि के विरुद्ध कार्य न करना, जो कानून बन गए उसके खिलाफ कोई भी हम काम नहीं करेंगे,
ये भी हमारा कानूनी कर्तव्य है। तो तीनों ही हमारे कानूनी कर्तव्य हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। थैंक यू।